आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी पसंद बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मेरा दिल उस समय बहुत उदास था, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मेरी पत्नी सांवले रंग की है और मैं तो खूबसूरती पर मरने वाला था। मुझे खूबसूरत लड़कियां भाया करती थी। मैं गोरे रंग को पसंद करता था और फिर मेरी दुल्हन सांवले रंग की थी, जिसे देखने का मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की, मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो। तो माँ ने मुझसे कहा था कि देखो सागर, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वो मेरे घर के काम कर सके। तुम जानते हो नौकर आजकल कितने महंगे हो गए हैं। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो फिर वह क्या मेरे घर के काम करेंगी। तुम उसे यहाँ पर छोड़कर जाना। वह घर की सफाई करेंगी, बर्तन धोएंगी, खाना वगैरह, कपड़े धोएंगी, घर का सारा काम करेंगी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दूंगी। और रही तुम्हारी बात, तुम वहाँ प्रदेश में जाकर किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मेरी तरफ से खुली छूट है। मुझे मेरी माँ की यह बात बिल्कुल सही लगी। मैंने कहा, लेकिन माँ, मैंने सुना है कि वह लड़की पढ़ी लिखी है, एमए पास है, तो क्या वह आपके घर के काम करेंगी। मैं अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं करवाऊंगी, बस तुम जाओ अमेरिका और वहाँ जाकर शादी कर लेना। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा मेरी माँ सही कह रही है, परदेश चला जाऊंगा, ठीक है, वह पीछे से मेरी माँ का सहारा बनेंगी। मुझे मेरी माँ ने परदेश में शादी करने का भी अनुमति दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूं। फिर भी मैंने घूंघट उठाया तो एक सावली सी और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरे अंदर तक कड़वाहट भर गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की और सो गया। और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वहीं मेरी जॉब थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं वापस अमेरिका चला आया। यहाँ आकर मैंने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद भी एक सांवला सा इंसान था। मर्द चाहे जितना भी सांवला क्यों ना हो, उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लगभग 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। बात चलती और फिर ख़त्म हो जाती। जो रिश्ता तय होता उसकी अजीब ही शर्त होती थी। सबसे पहले तो यह शर्त होती कि मैं अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को दूंगा और अपनी माँ के पास इंडिया भी नहीं भेजूंगा। और यही पर मैं मायूस हो जाता, क्योंकि मैं अपने घर वालों का खर्चा नहीं रोक सकता था। वहाँ मेरी 2 बहनें शादी के लिए बैठी हुई थी। मम्मी पापा की मैं इकलौती उम्मीद और सहारा था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इंडिया में मेरे माँ बाप से बातें कम ही होती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल होते थे। मम्मी से जब भी कभी बात होती तो वह यही कहती कि अरे सागर बेटा, तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई है। अब मैं इन रोज रोज की बातों से तंग था, इसलिए मैंने अब घर बात करना ही छोड़ दिया था। और अब 3 साल हो चुके थे। एक दिन मैं काम से वापस जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मिली। उसके हाथ में किताब थी, जो कि हिंदी की एक बहुत ही फेमस किताब थी। मैं समझ गया कि यह लड़की हिंदुस्तानी है। मैंने सोचा शायद उसे उससे मदद की ज़रूरत हो। मैं उसके पास गया और पूछा कि आपको मदद की ज़रूरत है। मैं हिंदी में ही बात शुरू की थी। उसने भी हिंदी में ही जवाब दिया। उसने कहा, मैं 2 दिन पहले ही इंडिया से आई थी और यहाँ अपने रिश्तेदार के पास ठहरी हुई थी, लेकिन वह लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बाजार से कुछ लेना था। जब घर वापस गई तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे उसकी बात सुनकर दुख हुआ था। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ चले। मेरी बात पर उसने हैरत से मुझे देखा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन उसकी हसीन काली बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें काजल के साथ साथ हैरान हो गया था। पर वह सोच में पड़ गई कि वाकई रात बहुत हो चुकी थी। वह मुझसे पूछने लगी कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने उससे कहा कि मैं एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया हुआ है। मैंने उसको सारी बात सच सच बता दी थी। वह थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर आप अभी और इसी समय मुझसे शादी कर ले तो मैं आपके साथ चलती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गया था। भला शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल है जो अभी और इसी वक्त हो जाती। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे खुद शादी करने के लिए कह रही थी, और वह भी बिना किसी शर्त के। खैर, उसकी बात सुनकर मैं तो खुश हो गया था, क्योंकि मैं भी एक खूबसूरत लड़की से ही शादी करना चाहता था। ना जाने कब से एक खूबसूरत लड़की की तलाश में था, और जब मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई थी तो फिर मैं यह मौका हाथ से क्यों जाने देता। मैं उसी समय जाकर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी और खुशी खुशी उसे अपने छोटे से कमरे में लेकर आ गया।
इस छोटे से कमरे में ही चूल्हा रखा हुआ था जहाँ पर मैं खुद खाना बनाता था। मगर आज मुझे देर हो गई थी इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। उस लड़की ने अपना नाम नेहा बताया था। नेहा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाए। नेहा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं रही थी। मैंने नेहा से कहा कि अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तुम अपने चेहरे से यह मास्क हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी पत्नी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मैं देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा सुंदर थी। मैं बहुत खुश हुआ और एक हफ्ता हमने बहुत ही खुशी से गुजारा। मैं रोज़ाना काम से वापस आता तो वो खाना पहले ही बनाकर रख देती थी। मैं सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता। मेरी ज़िंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो वह मुझे घर में नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह कहीं चले गई हो, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। लेकिन मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वह अपने रिश्तेदारों के पास जा रही है। खत क्या था? मेरी बर्बादी थी। खत को पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर गया था। पैरों तलों से जमीन खिसक गई थी। मेरे पास तो उसका कोई पता भी नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ ढूंढता। वह तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैंने उसके साथ जितना समय गुजारा था वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत समय था। इतने समय में मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। अब तो उसके बिना रहने के ख्याल से ही डर लगने लगा था। लेकिन पता नहीं क्या वजह थी कि वह मुझे छोड़कर चली गई थी। नेहा के बिना ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे लिए अब अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया था और फिर एक दिन मैं इंडिया वापस जाने का फैसला कर लिया और मैं इंडिया वापस चला आया। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा कि तेरी पत्नी ने 4 साल तो यहाँ काम करके गुजारे और फिर वह तंग आ गई। कहने लगी कि तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है और ना ही यहाँ इंडिया आता है, तो भला मैं तुम्हारी सेवा क्यों करूँ? मैं तुम्हारी कोई फ्री की नौकरानी नहीं हूँ। यह कहकर तुम्हारी पत्नी अपने भाई के घर चली गई। मैं उसे लेने गई थी, लेकिन उसके भाई ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। अब तुम आ गए हो तो जाओ और उसे लेकर आओ। अभी इस उम्र में मुझसे घर के काम नहीं होते। जब से वह गई है घर के काम कर कर के मेरा और मेरी बेटियों की हालत खराब हो गई है। जाकर उसे लेकर आओ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वह काली कलूटी सी लड़की, उसके इतने नखरे। मैंने उससे शादी करके उसे सहारा दिया और उसके नखरे इतने बढ़ गए कि वह मेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई। मैं उसी गुस्से में उससे मिलने के लिए उसके भाई के घर पहुँच गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया और मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मेरे बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करने पर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे और फिर सबके कहने सुनने के बाद मेरी पत्नी के भाई ने मेरी पत्नी मेरे हवाले कर दी। मैं उसे लेकर घर आ गया। उस समय तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरी माँ की चीख निकल गई मेरी पत्नी को देखकर। अब मैंने भी अपनी पत्नी की तरफ गौर से देखा तो मेरा भी सर चकरा गया। मेरी पत्नी का पेट तो बड़ा हुआ था जैसे कि उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ ने खूब हंगामा किया और कहा, यह तो चरित्रहीन लड़की है, अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में पाल रही है। मेरा बेटा तो यहाँ पर 5 साल से नहीं था। मैं भी देखा। मैं हैरान था कि वह प्रेग्नेंट है। मैं भी उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे बदकिरदार चरित्रहीन कहकर घर से निकालना चाहा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर से बाहर निकालने भी लगा तो वह मेरे कदमों में बैठ गई। बोली, सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ यह बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवा लेना। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट बताई है। मुझे डिलीवरी तक का समय दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने की क्या बात है? जब मैं 5 साल से यहाँ था ही नहीं तो भला मेरे बच्चे की माँ कैसे बन गई? बोली, सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ यह बच्चा आपका है। तुम्हें कैसे कह सकती हो? यह तो साफ है कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा नाजायज है। यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरी माँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे थोड़ा सा समय मांग रही थी, जिस पर मेरी माँ ने कहा, चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा समय दे दो। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह कैसे हो सकता है? मैं तो 5 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, फिर यह बच्चा कैसे हो गया? माँ ने मुझे समझाया, बेटा, मोहल्ले में तमाशा बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? इसकी डिलीवरी में कुछ ही समय बाकी है। बच्चा पैदा होते ही हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, सब सच सामने आ जाएगा। और अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो फिर हम इसके भाई से कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचाना चाहते हो तो हमें 10 लाख रुपए दे दो।
तो क्योंकि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, और यह तो डीएनए टेस्ट में साबित हो ही जाएगा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर हम उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि इसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देगा। मेरी माँ ने मुझे यह पट्टी पढ़ाई तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसे घर के अंदर कर लिया और डिलीवरी का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन आ गया और मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं पर मैं डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करे, और जब डॉक्टर ने बच्चे का डीएनए टेस्ट किया और उसकी रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह तो सच में मेरा ही बच्चा था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में आ गया। डॉक्टर से कहा कि आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी माँ ने भी कहा कि यह रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर जिद पर आए हुए थे कि यह रिपोर्ट एकदम सही है। मैं शहर के सबसे मशहूर और बड़ी लैब से टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में भी वही निकला। मैंने 3-4 जगह टेस्ट करवाई, लेकिन हर बार यही साबित हुआ कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। खैर, जो भी था, हम बच्चे को घर ले आए। मैं अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, मुझे यह बच्चा नहीं रखना। मुझे विश्वास ही नहीं है कि यह मेरा बच्चा है। वह मुझसे मिन्नतें करने लगी और कहा कि आप आराम से बैठकर मेरी बातें सुने, उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं आपके हर फैसले का सम्मान करूंगी। मैंने उसकी बात सुनी। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी थी। फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनने पर मैं मजबूर हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि जब मेरी आपसे शादी हुई थी, आपने एक नज़र मुझे देखा और सुबह वापस चले गए। मैं समझ गई थी कि आपने मेरी शक्ल सूरत की वजह से ऐसा किया है। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे रंग के पीछे सब छुप गया था। ऊपर से मेरी सेहत भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए मेरी रंगत और भी ज़्यादा दब गई थी। बिन माँ की पली बड़ी थी ना, इसलिए खाना पीना अच्छा नहीं मिला था। भैया भाभी के सहारे जी रही थी। भैया फिर भी ध्यान रख लेते थे, लेकिन भाभी तो मेरी जान की दुश्मन बनी बैठी थी। पूरे घर का काम करवाती और खाना भी नहीं देती थी। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। भूख बहुत ज़्यादा कम लगती थी, जिस वजह से मैं सूख कर काटा हो गई थी। इस कमजोरी ने मुझे और भी सांवला बना दिया। जब आपसे शादी हुई थी तो उम्मीद जगी थी कि शायद अब मेरे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, मेरी जिंदगी में भी बाहर आने वाली है। यही सपने सजाए सुहाग की सेज पर बैठी आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे नज़र भरकर भी देखा नहीं, और अगले ही दिन मुझे फिर से दुखों के हवाले करके चले गए। 5 साल तक आपकी माँ ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी जान और भी निकल गई, और फिर धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। मैं बागी होती चली गई। मैं सोचती थी कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे कौन से पाप की सजा दी जा रही है। इस घर में आप मुझे छोड़कर चले गए और आपकी माँ मुझे नौकरानी की तरह काम लेती थी। मेरा भाई जब मुझसे मिलने आता था तो इस तरह नौकरानियों की तरह काम करते देखा तो वो मुझसे कहता कि इस घर में तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से भी बात की थी कि कहाँ मैंने अपनी बहन को इस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि बहुरानी बनाने के लिए भेजा था। लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और कहा कि दोबारा इस घर में मत आना। मेरा भाई मुझे बार बार कहता कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर दूंगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था। भाभी से लड़ झगड़ कर भैया ने मेरे लिए अपने जाने में यह बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था। मुझे उम्मीद थी कि भाभी अब दूसरी जगह मेरी शादी हरगिज नहीं होने देंगी, और होने भी देंगी तो किसी बूढ़े के पल्ले बांध देंगी। भाभी के साथ मैं 20 साल गुजारे थे, और वह 20 साल मेरे लिए किसी नरक में गुजरे थे। मैं उस नरक में दोबारा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने भैया को मना कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ की एक रिश्तेदार अमेरिका से आई हुई थी, उनका नाम सीमा है। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे कहा कि तुम वही लड़की हो जिसे मैंने आज से 15 साल पहले देखा था। विश्वास ही नहीं आ रहा है कि तुम ऐसी हो गई हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैंने उन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर सीमा मासी ने एक तरकीब सोची और मुझे कहा कि वह मुझे अमेरिका ले जाएंगी और आपसे मिलवाएंगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं किया, तो आप कैसे मुझे स्वीकार करेंगे? सीमा मासी ने कहा, यह बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। सीमा मासी ने मुझे गोरे होने के इंजेक्शन लगवाए, जिससे कुछ ही हफ्तों में मेरा रंग चमकने लगा था। यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने रंग को देखकर हैरान रह गई थी। सीमा मासी ने बताया कि यह रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन हैं, जिन्हें सब लगवाते हैं। फिर उन्होंने मेरे कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई, और वहाँ पर मेरी डाइट को मेंटेन किया। मुझे खूब खिलाया पिलाया, जिससे मेरी सेहत अच्छी होती चली गई। जब मैं आपकी माँ के साथ रहती थी तब मुझे आपके कमरे में एक डायरी मिली थी। उस डायरी में आपके रहने का पता लिखा हुआ था कि आप अमेरिका में
किस जगह पर रहते हैं। वह एड्रेस मैंने नोट कर लिया था और मासी को वह एड्रेस दे दिया था। मासी ने उस जगह का पता निकालवा लिया था। एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो मासी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। जैसे ही वह इधर आएगा उसका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आपका ध्यान मेरी तरफ चल गया और मेरे रंग और मेरी सेहत के बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाए। आपने तो मुझे देखा ही नहीं था। लड़की समझकर मुझसे शादी कर ली। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो पहले ही आपकी पत्नी थी। अच्छी डाइट लेने की वजह से मेरा शरीर भर गया था और मेरा रंग भी खिल गया था। लेकिन मेरा रंग सिर्फ कुछ समय के लिए था, क्योंकि इंजेक्शन लगने से रंग गोरा हुआ था। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला हो जाना था और फिर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगी थी। लेकिन इंजेक्शन का असर खत्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला होना शुरू हो गया था। तो मैं वहाँ से निकल आई। मेरा वीज़ा भी पूरा हो गया था। 21 दिन का मेरा वीज़ा था और फिर मैं वापस चली आई। इंडिया आकर मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम हिम्मत से काम लो और यहीं पर रहो। सारी हकीकत हम तुम्हारे पति को बता देंगे। मेरी पत्नी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पर अमेरिका में हुई हमारी शादी के पेपर भी मुझे दिखा दिए। कुछ और चीज़ भी मेरी उसके पास मौजूद थी जो मैंने उसे अमेरिका में दी थी। वह भी उसने मुझे दिखाई। जब मैं उसे गौर से देखा तो उसकी वही काली बड़ी बड़ी आंखें थी जिन पर मैं फिदा हो गया था। आवाज़ भी तो उसी की थी। यकीनन वह लड़की वही थी जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढता फिर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका रंग फिर से सांवला हो चुका था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया था कि मैं नेहा को गौर से देखा ही नहीं था। मुझे तो जैसे ही पता लगा था कि मेरी पत्नी मेरे बिना ही प्रेग्नेंट है, तभी मैं इतना गुस्सा हो गया था कि उसे मारना पीटना शुरू कर दिया था। अगर मैं पहले ही उस पर ध्यान देता तो शायद मुझे पता चल जाता कि यह तो मेरी ही नेहा है जिससे मैं अमेरिका में शादी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। मेरी माँ ने कहा कि यह सब झूठ बोल रही है, झूठी कहानी सुना रही है, इसकी कहानी पर विश्वास मत करना। मैं फौरन अपनी माँ को हाथ उठाकर कुछ बोलने से रोक दिया। मैंने कहा, नहीं माँ, यह झूठ नहीं बोल रही है, यह सच बोल रही है। यह वही लड़की है जिससे मैंने शादी की थी और यह बच्चा मेरा ही है। मैंने कहा, और मैं उसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो गया। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरा दिल उसकी तरफ नहीं खिंचता था। ना ही मैं उसकी तरफ देखता था, ना ही बच्चे की तरफ। पता नहीं क्यों मैं अपनी पत्नी को वो मोहब्बत नहीं दे पा रहा था जो मैंने अमेरिका में नेहा को दी थी। हालांकि दोनों एक ही थी, अंतर सिर्फ रंग का था। सांवले रंग की थी। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। मैं उदास था। फिर एक दिन उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते तो फिर मैं आपके साथ क्यों रहूं? मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। बच्चा आपका है, आपके ही पास रहेगा। यह कहकर वह घर छोड़कर चली गई। मैं दूसरे कमरे में सोता था और नेहा बच्चे को लेकर अलग कमरे में सोती थी। वह चली गई मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा दिन बच्चा रोता रहा। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा क्योंकि मेरी माँ और बहनों में से किसी ने भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि रात हो गई और बच्चा भूखा पड़ा रहा। मैं भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार मैं उठा, कमरे में गया तो बच्चे की हालत भूख की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। मैंने उसे उठाया, लेकिन मैं उसे क्या खिलाता? उसकी माँ तो चली गई थी। जैसे ही मैंने अपनी गोद में उठाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा कि जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं उसे समय पर डॉक्टर के पास ले गया और मैं डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, बच्चे के लिए कुछ बताइए क्योंकि बच्चा बहुत भूखा है और बच्चे की माँ इस समय पर नहीं है। डॉक्टर ने मुझे डिब्बे वाला दूध लिखकर दे दिया। मैंने फ़ौरन दूध दिया और घर आया। फीडर से दूध बनाकर उसे पिलाया। बच्चे को आराम आ गया और मैंने उसे अपने साथ ही सुला लिया। रात में थोड़ी थोड़ी देर बाद वह जागता रहा और मैं उसके लिए दूध बनाता रहा, उसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है। मेरे जीने का सहारा मुझे मिल गया है, वरना अब तक तो मैं दूसरों के लिए जी रहा था। अब तक तो मैं पैसे कमाने की मशीन बना हुआ था। घर वालों के लिए कुछ दिन अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे से बेहद लगाव हो गया। मैं खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया क्योंकि वह मेरी औलाद थी, मेरा ही खून था। उसे चूम लिया। मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने बेटे को कसकर बाहों में भर लिया। और उसे माँ की ज़रूरत है। मैं नेहा के मायके गया और उसे लाने के लिए, लेकिन वह नहीं आई। अगली बार मैं बच्चे को लेकर गया और उससे कहा कि मेरे लिए नहीं आऊँगी तो इस बच्चे के लिए तो आ जाओ। यह हमारा बच्चा है, हम दोनों इसको मिलकर पालेंगे। इस बच्चे को हम दोनों की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे फ़ौरन अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर पूरा हो गया है।
मैं अब अपना बिस्तर अपने कमरे में लगा लिया, जहाँ मेरी पत्नी बच्चे के साथ रहती है, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता था। मुझे अफ़सोस होने लगा कि अपनी माँ की बातों में आकर मैं इस खूबसूरत एहसास से दूर रहा। पिछले 5 साल से आज ये एहसास मुझे इस कदर खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अभी भी मेरे और नेहा के बीच कोई बात नहीं होती थी। हम बस बच्चे के बारे में ही बातें करते थे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ की बातों में आकर नेहा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। और फिर एक दिन मैंने नेहा से माफ़ी मांगी कि नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वह गलतियाँ किया है। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुमसे ही हुई थी, और अब फिर से वही अमेरिका वाली मोहब्बत तुम्हारे लिए जागने लगी है। तुमने जो कुछ भी किया था अपना हक हासिल करने के लिए किया था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं नेहा के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी तो उसकी आंखें भर आई। उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैंने नेहा से कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मेरी यह बात सुनकर वह खुशी से खिल उठी। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहीं पर खुश हूँ। मुझे बस आपकी मोहब्बत चाहिए जो मुझे मिल गई है। मुझे घर की कोई इच्छा नहीं है, और माँ बाप से बेटे को अलग करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ, नेहा ने कहा तो उसकी यह बात बाहर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ ने सुन ली और उनकी आंखें भर आई। वह कमरे के अंदर आई और नेहा से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी और बोली, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। हालांकि तुम्हें इस बात का हक था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। मेरी माँ ने नेहा को गले लगाते हुए कहा। तो उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया सच में आज पूरी हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ रंग के कारण मैं जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया, आज मेरा परिवार उसी ने पूरा कर दिया था। यह गोरा रंग और खूबसूरती तो 4 दिन की है और समय के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन असल चीज़ इंसान की सीरत होती है जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मुझे नेहा जैसी पत्नी दी। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद मेरे दिल को सुकून आ गया। आज हम इस घर में एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।